चलिए समझिएगा महाजनपद काल का क्रम कैसा रहा है, ठीक है। यानी आप ये देख पाएंगे कि भारतीय इतिहास में सबसे पहले जब अवस्थाएं बदलती चली गई, ठीक है, जैसे लोगों का जो स्थान है, जीवन का जो तरीका है, वो जैसे जैसे बदलता चला गया, उसके नामकरण भी अलग अलग होते गए, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं महाजनपद काल की, तो समझिएगा इस क्रम में पहले आपने पढ़ा जनपद और महाजनपद, ठीक है। अब देखिएगा महाजनपद का विशेष जो स्वरूप है ये क्यों है, कैसा है और क्या कारण है। इसका सबसे बड़ा कारण है, याद रखिएगा, महाजनपद काल के उदय का या महाजनपद काल जो है इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख कारण है कि लोहे की खोज हो जाना, ठीक है। और याद रखिएगा सन 1000 बीसी, ठीक है, 1000 बीसी में जिस प्रकार से लोहे की खोज हुई और उस लोहे की खोज ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो है भारत के इतिहास में देखने को मिलता है, ठीक है। यानी किस तरीके से लोहे की खोज होते ही कृषि क्षेत्र में, अधिशेष कृषि और औजारों के क्षेत्र में, ठीक है, हथियारों के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के हथियारों का निर्माण हुआ और साथ ही साथ इससे लोगों की मजबूती और अपने आप में एक जो समुदाय है उसका निर्माण होने लगा, ठीक है। और इस प्रकार के समुदाय को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जब इनकी संख्या कबीलाई तौर पर 10 के क्रम पर होती थी या 20 के क्रम पर होती थी तब इनको हम जन कहते थे, ठीक है। इनकी संख्या कम हुआ करती थी और इस समुदाय को हम कहते थे जन, ठीक है। और ये वैदिक काल का शुरुआती समय था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जैसे ही लोहे की खोज होती है तो लोहे की खोज के बाद ये जो समुदाय है ये आपस में आपसी लड़ाई के कारण या फिर किसी अन्य कारणों से समुदाय का मेल हो जाता है और इस तरीके से जनसंख्या में वृद्धि होती है। और जनसंख्या की जिस प्रकार से वृद्धि होती है तो इसे कहा गया जनपद, ठीक है। और जनपद के बाद देखिएगा, अब यदि किसी भी क्षेत्र की लड़ाई होती है या अपनी महत्वाकांक्षा एक स्थिति के अनुसार जब भी कोई राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता था तो उसके क्षेत्र को हथिया लिया करता था और इस तरीके से शक्तिशाली होता चला गया, ठीक है। अब इस शक्तिशाली राजा को या इसके पूरे क्षेत्र को महाजनपद कहा गया और इनकी संख्या जो है अब जनपद से कहीं ज्यादा हो गई थी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे महाजनपद काल और समझिएगा महाजनपद काल के क्रम को कि ये महाजनपद काल जो है जनपद और महाजनपद के क्रम पर आया हुआ है, ठीक है। और ये समुदाय याद रखिएगा, देखिए आपके दिमाग में मुझे ये इस चीज की अंदेशा हो रही है कि आप इस बात को समझ सकें कि जब भारत का इतिहास अपने आप में गुट की तरफ जुड़ रहा है, ठीक है। देखिए भारतीय इतिहास है, यहाँ के लोग जो है पहले आर्य लोग, वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं उन्हें हम आर्य कहते हैं, ठीक है। अब उन आर्य के क्रम पर धीरे धीरे जो लोग हैं वो आगे बढ़ने लगे और इसी गतिविधि में आपको एक महाजनपद काल को देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये समय है 600 बीसी से स्टार्ट होगा क्योंकि वैदिक काल जो है 600 बीसी में समाप्त हुआ है और ये 600 बीसी से स्टार्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी महाजनपद काल में आपने पढ़ा है धार्मिक आंदोलन, ठीक है। धार्मिक आंदोलन एक अलग व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुरूप जो है आपको यहाँ पर महाजनपद काल को सुनने को मिलेगा, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले और समझिएगा, पहले एक बात याद रखिएगा कि भारत को महाजनपद काल में 16 भागों में बांटा गया था या 16 भाग में बटे हुए थे, ठीक है। अब ये 16 भाग कौन कौन से थे उसको थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन 16 भागों को याद रख पाते हैं तो आगे की कहानी को जोड़ पाएंगे, ठीक है। तो समझिएगा कि भारत में, ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि महाजनपद काल में कौन सा महाजनपद, ठीक है, भारत से बाहर है या फिर दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 16 महाजनपदों का नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। देखते हैं, चलिए सबसे पहले बात करते हैं महाजनपद के क्रम पर। तो देखिएगा सबसे पहले याद रखिएगा कि वैदिक काल के क्रम पर, ठीक है, वैदिक काल में ही आपने जब इसका समय पढ़ा तो ये था आपका 1500 बीसी से 600 बीसी तक, ठीक है। और इसी वैदिक काल को दो टुकड़ों में जब आप बांटते हैं या दो स्थानों पर बांटते हैं तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के क्रम पर यह बढ़ता है। और यहाँ पर जो असाइनमेंट होता है यानी कि यहाँ पर जो बदलाव होता है उसमें आपको एक बात पता चलती है कि पूर्व वैदिक काल में जो कबीलाई जीवन था उसको कहा जाता था जन, ठीक है। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में इसे कहा गया जनपद। और जनपद का क्रम जैसे ही आगे जुड़ता चला जाएगा, देखिए काफी जनपद हुआ करते थे, ठीक है, छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे और जनपदों के द्वारा एक दूसरे से मेल मिलाप या लड़ाई या किसी भी जो कारण है, ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है इसमें, ठीक है। तो उस समुदाय के सामूहिक रूप से जब जुड़ जाने से जिस स्थान परिवर्तन हुआ, जिस शक्तिशाली राज्य का उद्भव हुआ वो कहलाया महाजनपद, ठीक है। और इस तरीके से याद रखिएगा कि 600 बीसी से महाजनपद काल का प्रारंभ होता है और इस तरीके से एक नई गतिविधि जो है भारत के इतिहास में जुड़ जाती है, ठीक है। तो 600 बीसी याद रखिएगा, 600 बीसी से। और इसी के साथ आप अलग से पढ़ेंगे मगध का साम्राज्य या मगध का उत्कर्ष, ठीक है। इसको बताऊंगा मैं क्या है ये, लेकिन इससे पहले समझिएगा कि 16 महाजनपदों में बटा हुआ था क्या भारत। महाजनपद काल में, ठीक है, याद रखिएगा महाजनपद काल में भारत
16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, नाम याद करने की कोशिश कीजिएगा कि कौन कौन से जनपद महाजनपद थे इसमें। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि भारत की भूमि से बाहर आपको दो याद रखने हैं। ठीक है, कंबोज और गंधार, ये तो एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए आपके। ठीक है, कंबोज और गंधार याद रखिएगा, ये दो ऐसे महाजनपद हैं जो भारत के क्षेत्र से बाहर हैं। हालांकि पहले भारत के अंदर ही थे क्योंकि भारत का ही क्षेत्र था ये, लेकिन वर्तमान समय के अनुसार ये क्वेश्चन बनता है कि भारत के अंतर्गत, ठीक है, ऐसे कौन से दो महाजनपद हैं जो भारत के बाहर हैं? तो गंधार और कंबोज। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा हस्तिनापुर, ठीक है, धृतराष्ट्र की पत्नी, ठीक है, कौरव की माता गंधारी, वो यहीं से थी। ठीक है, हाँ, इसलिए गंधारी कहा जाता था उनको। ठीक है, तो उन्होंने भी आंख में पट्टी बांध ली थी पति के कारण। ठीक है, तो वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल याद रखिएगा कि गंधार क्षेत्र आपका कहाँ है? भारत से बाहर है। ठीक है, ये है आपका अफगानिस्तान और ईरान का क्षेत्र। ठीक है, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, मेनली क्षेत्र क्या है आपका? अफगानिस्तान का क्षेत्र ही है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद एक क्षेत्र केवल जो कि दक्षिण भारत में है, ठीक है, उसका नाम है अस्मक। ठीक है, वो लिखा कुछ भी है लेकिन आप याद रखिएगा अस्मक। ठीक है, अस्मक याद रखिएगा। तो अस्मक क्षेत्र जो है आपका, ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है, केवल एकमात्र। बाकी सभी आपको दिखेंगे कहां पर? तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है और इस क्रम पर कैसे लोग आगे बढ़ते गए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास यहां पर हुआ। ठीक है, उसके बाद वैदिक युग का जो सभ्यता आया, आर्य सभ्यता, वो थोड़ा थोड़ा डेवलप होते चला गया और अब लोग खिसकते खिसकते यहां तक आ गए हैं। ठीक है, तो ये जो है कारण क्या है? कारण है लोहे की खोज होना, और लोहे की खोज में लोग और खोजने निकल गए हैं। ठीक है, कहने मतलब है इस धातु की खोज ने लोगों को पागल बना दिया और धीरे धीरे लोग उसी के जैसे। होता क्या है, आप ये बात समझते हैं, पैसे की वैल्यू समझते हैं, और पैसे कमाने लोग चले जाते हैं सऊदी अरेबिया। यहां से बोलते हैं यहां नहीं कर पाएंगे कुछ, चलते हैं सऊदी अरेबिया, वहीं से कमा के आएंगे। तो यहां से सोचिए, पैसे की खोज ने या पैसे की वैल्यू ने उनको कहां से, भारत से कहां पहुंचा दिया? सऊदी अरेबिया पहुंचा दिया। उसी तरीके से लोहे की खोज ने लोगों को आगे से इस तरीके से आगे बढ़ते कदम पर उनके रोक नहीं पाया, और साथ ही साथ क्या हुआ कि लोग जो है अब यहां तक पूरा का पूरा अंग तक पहुंच चुके हैं। वज्जी, मल्ल, कोशला, ठीक है, पंचाल, सूरसेना, मत्स्य, वत्स, चेदी, अवंती। ठीक है, अच्छा, अवंती से एक बात याद आई है, याद रखिएगा। बौद्ध के जन्म में, बौद्ध के बारे में है थोड़ा सा, कि बौद्ध जो है अपनी यात्रा, धर्म यात्रा में कहां पर नहीं पहुंचे थे? तो अवंती नहीं पहुंचे थे, याद रख लीजिएगा। ठीक है, पूछा गया था एक बार क्वेश्चन, मेरे दिमाग पे था ये, मैं शायद भूल गया था ये बताना आपको। तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि बौद्ध जो है वो कभी भी अवंती नहीं गए हैं। ठीक है, यानी उज्जैन नहीं गए हैं। ठीक है, तो उज्जैन नहीं गए हैं, याद रखिएगा। अवंती मतलब क्या है? उज्जैन है। ठीक है, उसके अलावा बाकी गंधार, कंबोज, ये भी नहीं गए हैं। ठीक है, मतलब वो तो बिल्कुल बाहर है, लेकिन अवंती जो है मुख्य है। और हमेशा उज्जैन को क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से स्थान पर बौद्ध नहीं गए हैं? क्योंकि देखिए ये मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में सांची स्तूप के बारे में सुना होगा। ठीक है, सांची के बारे में सुना होगा। तो चूंकि वहां पर सांची है तो हमारे दिमाग में आता है कि वो तो गए ही होंगे, जब वो क्षेत्र है तो सांची वाला जो क्षेत्र है। तो लेकिन याद रखिएगा वो अवंती नहीं गए हैं। ठीक है, आपके यूपीएससी का क्वेश्चन है 2014 का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी से भी पूछे जाते हैं। तो ये धर्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तो 16 महाजनपदों का क्रम थोड़ा सा याद रखिएगा और इनके बारे में एक एक फैक्ट थोड़ा सा कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, हम बात करेंगे इन 16 महाजनपदों में और उसके बाद इसके डिटेल पर बात करूंगा मैं। तो देखिएगा, सबसे पहला आता है आपका, इसके क्रम पर 16 महाजनपदों का नाम थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि कौन सा 16 महाजनपद है। ठीक है, 16 जनपदों का आपको नाम थोड़ा सा याद रखना है और उसके संबंध में उसकी राजधानी और उसका कोई भी एक फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, मैं यहाँ पर ये मैप जो दिख रहा है आपको, उसमें आपको दो चीजें आपके दिमाग में तो आ ही गई होगा कि पहला, भारत से बाहर दो ऐसे महाजनपद हैं, गंधार और कंबोज, और दक्षिण भारत का एक है आपका अस्मक। ठीक है, तो अस्मक आपको याद रखना है दक्षिण भारत के लिए, और दो आपको याद रखना है गंधार और कंबोज भारत के बाहर के लिए। ठीक है, बाकी सभी चीज जो है ये नॉर्थ के पार्ट में आपको सबके सब दिखेंगे, नॉर्थ पार्ट में। ठीक है, चलिए इनके डिटेल पर चलते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद फिर मैं इनके बारे में थोड़ी विशेषता बताऊंगा। तो देखिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोगों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अत्यधिक परिवर्तन हुए। ठीक है, परिवर्तन का कारण था लोहे की खोज होना। ठीक है, लोगों में महत्वाकांक्षी भावनाओं का जागृत होना। ठीक है, और धर्म का भी परिवर्तनवाद एक अपना स्थान था इसमें। ठीक है, तो इसके बाद देखिएगा, लोगों में स्थायित्व की भावना का विकास हुआ। तत्पश्चात कबीलों, जनपदों तथा महाजनपदों का जन्म हो चुका था। ठीक है, जब लोग जो है एक जगह रहने लगे थे, पहले क्या था, लोग जो है कबीलाई जीवन जीते थे, मतलब
भोजन के खोज में इधर से उधर भटकते रहते थे और उसके बाद अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन समय बदला, जब लोग स्थायित्व को प्राप्त किए, धीरे धीरे लोग रहने लगे एक जगह पर, एक स्थान पर, तो वहीं पर आपका कृषि, पशुपालन और एक विशेष तौर पर आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चालू कर दिया और इसी जगह पर एक विशेष प्रकार के समाज का निर्माण हुआ और उस समाज को हम महाजनपद काल कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरीके से एक बड़ा जो विस्तार हुआ, लोगों का जनसमूह जो एक जगह पर रहने लगा, वो जगह जो है एक राज्य के तौर पर डेवलप हुआ। ठीक है, और इस तरीके से इस राज्य को महाजनपद काल या महाजनपद कहा गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखिएगा और डिटेल में बात करेंगे। जहां पर आपको याद करने वाली बात रहेगी वहां पर हम इसको याद भी करेंगे। ठीक है, अब यहां पर कुछ फैक्ट आता है, थोड़ा सा देखिएगा। फैक्ट में सबसे पहला फैक्ट है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, आपको पता होगा ये बौद्ध धर्म का साहित्य है अंगुत्तर निकाय, याद रखिएगा। भगवती सूत्र जैन धर्म का साहित्य है, भगवती सूत्र आपने सुन लिया है पहले ही। ठीक है, इसमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस साहित्य में, ठीक है, किस साहित्य में, और साहित्य में तो किस धर्म के साहित्य में। ठीक है, याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का है, भगवती सूत्र किसका है, जैन धर्म का है, और इसमें जानकारी मिलती है, साक्ष्य मिलता है 16 महाजनपदों में बटा था क्या, भारत। ठीक है, तो भारत 16 महाजनपदों में बटा था, याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अंगुत्तर निकाय के 16 महाजनपदों में 2 प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, एक आपका राजतंत्र व्यवस्था, एक आपका गणतंत्र व्यवस्था। ठीक है, राजतंत्र और गणतंत्र दोनों के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर भी समझिएगा कि राजतंत्र व्यवस्था क्या होता था और गणतंत्र व्यवस्था क्या होता है। ठीक है, तो जब याद रखिएगा कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है, और राजा की शक्ति असीमित होगी। 2 बातें याद रखिएगा, राजा का बेटा राजा बनेगा और राजा की शक्ति असीमित होगी। असीमित मतलब अनलिमिटेड, वो कुछ भी कर सकता है। तो वो व्यवस्था क्या है, राजतंत्र व्यवस्था। ठीक है, यानी कि शासन किसके द्वारा होगा, राजा के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, और गणतंत्र व्यवस्था क्या होगा, तो देखिएगा गणतंत्र मतलब लोगों का तंत्र होगा। ठीक है, प्रजातंत्र नहीं, गणतंत्र, याद रखिएगा। ठीक है, गणतंत्र किसे कहते हैं कि जब कोई एक राजा मिलकर किसी का शासन ना करता हो। ठीक है, एक राजा, ऐसा नहीं कि राजा हो गए तो राजतंत्र हो गया, लेकिन गण मतलब होता है कि एक से अधिक लोग मिलकर, ठीक है, एक से अधिक लोग मिलकर जब किसी क्षेत्र में शासन करते हो तो गणतंत्र व्यवस्था कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा गणतंत्र व्यवस्था बेसिकली क्या होता है कि राजा ना होकर के गण या संघ द्वारा शासन किया जाता है। देखिए एक व्यक्ति, इसमें क्या होता है, जैसे चेयरपर्सन आप देखें कि बोलते होंगे कि इस कंपनी में 16 लोग चेयरपर्सन हैं इसमें, यानी 16 लोग जो अपना स्टेक रखते हैं, शेयर होल्डर रखते हैं, उनके अनुसार उनका बोर्ड काम करता है। ठीक है, मान लीजिए किसी कंपनी में 5 लोग हैं। ठीक है, 5 लोग हैं तो पांचों की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए जिसमें जो चेयरमैन होगा उसके पास सबसे ज्यादा पावर होगा। ठीक है, उसके पास 50% से अधिक का शेयर रखा होगा वो, तब वो चेयरमैन है। ठीक है, और उसके बाद बाकी जो 4 लोग होंगे, किसी के पास 10%, किसी के पास 20%, किसी के पास 20% या 25%, इस तरीके से अलग अलग स्टेक रखते हैं, शेयर रखते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू ये होगा कि ये जो बोलेगा इसका वैल्यू अलग से होगा। ठीक है, लेकिन गणतंत्र व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। पांचों के पांचों जो होंगे, ठीक है, ये जो पांचों के पांचों हैं, ये पांचों के पांचों पावरफुल होंगे, और उसी पावरफुल के तहत क्या होगा कि जो भी बोला जाएगा, अगर उसमें वोट किया गया तो 3 लोग जो बोलेंगे वही 2 लोग को और मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि इसमें किसी भी एक व्यक्ति की बात का मत ना हो करके पूरे संघ का मत माना जाता है, और इसे कहते हैं गणतंत्र व्यवस्था। ठीक है, इसमें याद रखिएगा वज्जी और मल्ल गणतंत्र हैं। ठीक है, राजतंत्र नहीं है, तो आपको याद रखना है। हालांकि ये 8 लोगों का मिलकर गणतंत्र बना है, मैं आपको नाम बताऊंगा कौन कौन से हैं, लेकिन फिलहाल याद रखिएगा वज्जी और मल्ल राज्य जो है ये गणतंत्र व्यवस्था में चलते थे। ठीक है, पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला गणतंत्र राज्य कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे पहला गणतंत्र राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा वज्जी सबसे पहला गणतंत्र राज्य है। ठीक है, मतलब सोचिए कॉन्सेप्ट उस समय से चालू हो गए और आज हम गणतंत्र बने 1950 में। ठीक है, कितना लेट। तो लेकिन ये 600 BC से चल रहा है हमारे यहाँ कि वज्जी जो है पहले से गणतंत्र व्यवस्था में चलता था। ठीक है, चलिए प्रजातंत्र थोड़ा सा अलग होता है। इसमें प्रजातंत्र ये होता है कि ये चुनाव करने की बात की जाती है, गणतंत्र में ऐसा चुनाव उस समय नहीं होता था। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हाथ खड़ा कर दिए इसको राजा बनाएंगे, ऐसा नहीं होता था। इसमें गणतंत्र व्यवस्था था जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में, अब अच्छा इसको समझने के लिए आप बोलेंगे कि सर ये लोग खड़े कैसे होते थे, मतलब कैसे चुने जाते थे, तो इसमें समझिएगा ये होता ये था कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग जो राज्य हैं, मान लीजिए यहाँ पर 5 राज्य हैं अलग अलग इस तरीके से, तो पांचों राज्य को एक सीमा में बांध देंगे और बोलेंगे कि सभी लोग मिलकर इसमें शासन कर रहे हैं, तो ये गणतंत्र हो गया। ठीक है, मतलब ये जब पूरे लोग मिलकर जिस मत को मानेंगे वही गणतंत्र व्यवस्था होगा। ठीक है, अकेले राजा की वैल्यू नहीं होगी, मतलब एक राज्य जो है वज्जी वाला ये बोल देगा कि नहीं इसको ऐसा करते हैं तो ये नहीं मानेगा, मल्ल वाला बोलेगा तब जाकर फिर सब लोग मिलकर बोलेंगे तो फिर उस राज्य में कोई कानून अपनाया जाएगा।
तो इस तरीके से गणतंत्र शासन चालू हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। इसमें 2 प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें राजतंत्र व्यवस्था था और दूसरा गणतंत्र व्यवस्था था। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद अब इन 16 महाजनपदों का नाम थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा कि कहां कहां पर 16 महाजनपद हैं। ठीक है, सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको आप याद रखें। ठीक है, अब इसमें देखिएगा 16 महाजनपद है, आपके दिमाग में आप बात आ जानी चाहिए कि 16 महाजनपदों का नाम आपको याद करना है इसमें। ठीक है, सबसे पहला नाम देखिएगा, सबसे पहला नाम क्या है? मगध। ठीक है, तो मगध जो है याद रखिएगा, इसका जो राजधानी है वो है राजगृह। उसको उस समय गिरिव्रज कहा जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा राजगृह उसकी राजधानी है। ठीक है, मगध की राजधानी आपने बहुत बार सुना होगा, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में राजगृह राजगृह नाम सुना हुआ है। ठीक है, आपको याद होगा जैन धर्म में पहला जो महावीर का पहला उपदेश है वो भी राजगृह में हुआ है ना? तो क्यों मगध बहुत ज्यादा फोकस में आया है? सभी धर्म का शुरुआत यहीं पर दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये हमेशा फोकस में आएगा। और याद रखिएगा वर्तमान का जो पटना है, यानी कि बिहार का जो क्षेत्र है, गया वाला जो क्षेत्र है, वही मगध है। ठीक है, और देखिए ये राज्य जो था सबसे शक्तिशाली, यानी 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य, याद रख लीजिएगा कितने राज्यों को इसने अपने आप में समा लिया है। ठीक है, यानी ये काफी बड़ा, आपने देखा होगा मौर्य वंश। ठीक है, अशोक सम्राट की बात करते हैं जब हम लोग, तो हम बोलते हैं कि अभी नया जो संसद है, ठीक है, नया जो संसद है, उस संसद भवन में एक पूरा भारत का मैप लगाया गया है। ठीक है, जिसके बारे में मैंने भी पहले भी अभी डिस्कस भी किया था। तो आपने देखा होगा कि उस मैप में नेपाल भी अंदर है, बांग्लादेश भी अंदर है, म्यांमार भी अंदर है, पाकिस्तान भी अंदर है। तो इतना बड़ा साम्राज्य था इस मगध का साम्राज्य। ठीक है, यानी उस समय की मैप को हमने आज लगाया है और ये बताना चाहते हैं कि भारत के इतिहास में भारत का जो क्षेत्र विशेष था वो कितना बड़ा था। ठीक है, हालांकि दक्षिण भारत का जो चोल, चेर, पांडे, ये जो 3 साम्राज्य है ये शामिल नहीं होता है दक्षिण भारत का। ठीक है, चोल, चेर, पांडे, बाकी सभी पूरा साम्राज्य जो है, भारत का पूरा जो क्षेत्र आप देखते हैं, आपके दिमाग में जो मैप आता है उस मैप में, ठीक है, मतलब मैं ये बता दूं आपको कि भारत का ये जो नीचे का हिस्सा है, ये हिस्सा, केवल यही हिस्सा, जैसे हम कह सकते हैं इसमें तमिलनाडु का हिस्सा, केरल का हिस्सा, बस यही हिस्सा है जो भारत का उस समय हिस्सादार नहीं था, यानी राज्य में मौर्य साम्राज्य का नहीं था। बाकी मौर्य साम्राज्य का हिस्सा आप देखेंगे तो लगभग आपको पूरा भारत कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो मगध का जो क्षेत्र था बहुत इंपॉर्टेंट था, समझिएगा। तो मगध जो है आपके दिमाग में रहेगा, इसका राजधानी क्या है? राजगृह। ठीक है, अभी वर्तमान में से पटना गया का क्षेत्र कह सकते हैं। और याद रखिएगा सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था या राज्य था। ठीक है, महाजनपद था। दूसरे नंबर पे आता है अंग। ठीक है, नाम याद रखिएगा अंग। इसका प्राचीन नाम जो है मुंगेर है, मालिनी कहा जाता था। ठीक है, या मुंगेर कहा जाता था, या चंपा भी कहा गया है इसको, लेकिन आप एक नाम याद रखिएगा, मालिनी। ठीक है, अंग का प्राचीन नाम राजधानी है वो मालिनी है। ठीक है, तो अंग का प्राचीन जो राजधानी है वो मालिनी है। और वर्तमान में भागलपुर, ये बिहार का क्षेत्र है, आपको जानकारी होगा, नाम ने सुना होगा आपने, भागलपुर का क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद आपको तीसरे नंबर पे याद रखना है वज्जी। इसकी राजधानी है वैशाली। ठीक है, वज्जी वैशाली, बहुत आसान सा है आपको याद रखना। देखिए जिसको याद रखने वाली बात है उसको मैं आपको बताऊंगा कि 16 महाजनपदों में कम से कम 10 का नाम आपको याद रखना है और उनकी राजधानी को भी याद रखनी है आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला तो मगध आपको याद रखना ही है। ठीक है, दूसरा वज्जी को याद रखिएगा, वैशाली। ठीक है, अभी वर्तमान का तिरहुत क्षेत्र है और प्रथम गणतंत्र आम जनपद लिच्छवी क्षेत्र। ठीक है, तो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन, एक शब्द याद आ रहा होगा आपको, ठीक है, जो मैंने आपको बार बार बताया है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म, ठीक है, और जैन धर्म के संबंध में आपको बार बार यहाँ पर कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा वज्जी जो है ये सबसे पहला गणतंत्र राज्य है, याद रखिएगा, ये आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन यहाँ पर बन जाना चाहिए। ठीक है, कि वज्जी जो है हमारे भारत का पहला गणतंत्र या आम जनपद क्षेत्र था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा काशी। तो ये तो आपको बिल्कुल पता है, काशी जो है इसकी राजधानी थी वाराणसी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तो मगध, अंग, वज्जी और काशी याद रहेगा, मगध, अंग, वज्जी और काशी। ठीक है, मैप में भी देखेंगे हम लोग इसको, लेकिन फिलहाल आपको कुछ नाम याद करने हैं। इसके बाद देखिएगा कौशल, श्रावस्ती, याद रखिएगा कौशल का श्रावस्ती। और वर्तमान में फैजाबाद वाला जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, कौशल के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा कहीं ना कहीं इसका बनता है। ठीक है, कौशल क्षेत्र में, तो आप याद रखिएगा श्रावस्ती का क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मल्ल क्षेत्र, और ये है आपका कुशीनारा।
ठीक है। और कुशीनारा और पावापुरी जो क्षेत्र है, अभी वर्तमान में देवरिया वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है ये यहां पर हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था किस क्षेत्र में, आपके मल्ल क्षेत्र में, यानी कि कुशीनारा क्षेत्र में, ठीक है। अब यहां पर याद रखिएगा दूसरा गणतंत्र क्षेत्र है ये, दूसरा गणतंत्र क्षेत्र है ये, याद रखिएगा। पहला कौन था, वज्जी, दूसरा मल्ल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वत्स, कौसाम्बी, याद रखिएगा कौसाम्बी, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो है प्रयाग क्षेत्र जो है ये आता है इसमें, प्रयाग क्षेत्र, तो याद रखिएगा वत्स क्षेत्र, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा कुरु, इंद्रप्रस्थ, तो हरियाणा और दिल्ली के मध्य पड़ता है, जहां पर आपका युद्ध हुआ था महाभारत, ठीक है। कुरुक्षेत्र उसी वाला एरिया है कुरु, ठीक है। तो ये जो है महाभारत में चर्चित है, ये शब्द आपको बार बार मिलेगा। तो महाभारत का जो क्षेत्र है वो इंद्रप्रस्थ, याद रखिएगा वर्तमान दिल्ली का जो क्षेत्र है उसको हम कहते हैं इंद्रप्रस्थ, ठीक है। हाँ, तो पहले उसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये हो गए 8 आपके। और उसके बाद देखिएगा फिर से नाम आता है पांचाल, ठीक है। तो पांचाली का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, द्रौपदी, ठीक है। तो ये इस क्षेत्र से थी, याद रखिएगा। और ये है अहिछत्र, राजधानी है अहिछत्र, याद रख लीजिएगा, इस राजधानी को याद रखिएगा, अहिछत्र, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा सूरसेन आपका मथुरा का क्षेत्र, और उसके बाद चेदी, सुक्तिमती, ठीक है, चेदी, सुक्तिमती, और अवंती आपका कहाँ हो गया, उज्जैन, ठीक है। तो याद रखिएगा पांचाल, सूरसेन, चेदी, अवंती, ठीक है। नाम एक बार कम से कम परिचित हो जाइए, दूसरी बार फिर से पढ़ेंगे याद आ जाएगा, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा पांचाल, सूरसेन, चेदी और अवंती, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आगे चलिए आगे देखिएगा लास्ट मत्स्य, ठीक है। विराटनगर जयपुर का क्षेत्र ये राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान का क्षेत्र है। तो याद रखिएगा मत्स्य, विराटनगर, जयपुर का क्षेत्र, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा आपका अस्मक, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, जिसमें प्रतिष्ठान नाम क्षेत्र को आप याद रखेंगे, पोतन या प्रतिष्ठान के नाम से याद रखिएगा अस्मक का क्षेत्र। आपको बार बार ये प्रतिष्ठान शब्द जो है आगे जाकर सातवाहन काल में और बाकी जो क्षेत्र में जो नए शासक आएंगे उनके संबंध में प्रतिष्ठान शब्द सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अस्मक प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है वर्तमान में। और देखिए कंबोज आपका हाटक, ठीक है, और गांधार, तक्षशिला जो है ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, यानी कि भारत से बाहर का क्षेत्र है ये, ठीक है। तो ये 16 महाजनपद है, आपको थोड़ा याद रखना है 16 महाजनपद का क्रम, ठीक है। इस 16 महाजनपदों का जो क्रम है बहुत वैल्यू करता है, और आपको इसको याद करने की कोशिश करनी है कि 16 महाजनपद आपको कैसे याद करना है। तो सबसे पहले देखिएगा आपको याद ऐसे करना है कि अब देखिएगा यहां पर थोड़ा समझेंगे, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले आपने 3 तो जल्दी से याद कर लिया है, ठीक है। एक याद किया है आपने अस्मक, ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र अस्मक, इसका राजधानी क्या है, प्रतिष्ठान, ठीक है। 2 आपने याद किया है, एक है आपका गांधार, ठीक है, ये रहा आपका गांधार क्षेत्र, और इसकी राजधानी है आपका तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला। और दूसरा आपने याद किया है कंबोज, ठीक है। तो 3 आपको याद हो गए हैं, कौन कौन से, कंबोज, गांधार और अस्मक, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपको एक अलग से याद रखना है जो है राजस्थान में, वो आपको मिलेगा मत्स्य, ठीक है, मत्स्य याद रखिएगा, मत्स्य क्षेत्र ये रहा आपका, यहां पर राजस्थान का क्षेत्र है, ये वाला मत्स्य, ये राजस्थान में है, जयपुर के क्षेत्र में मत्स्य क्षेत्र, ठीक है। 4 हो गए, याद रहेगा। पहला क्या पढ़ा आपने, बाहर वाले को पढ़ा है गांधार और कंबोज, ठीक है, और एक दक्षिण का पढ़ा है आंध्र प्रदेश का अस्मक, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद सब कुछ आपको यहीं पर मिलने वाला है, बस आपको नाम थोड़ा सा फोकस करना है कि कौन कौन से नाम मिलते हैं, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहला नाम जो याद रखना है वो मगध का याद रखना है, ठीक है, बिहार का क्षेत्र मगध। तो देखिएगा ये है आपका मगध का क्षेत्र, ये आपका मगध हो गया, ठीक है। और मगध के बगल में ही आपको मिलेगा अंग, मगध के बगल में अंग, ठीक है, याद रहेगा
मगध अंग, ठीक है। और यहां पर देखेंगे तो एक आपको मिलेगा वज्जी, ये दिख रहा है वज्जी, ठीक है। मगध, अंग, वज्जी और मल, याद रहेगा, चारों आसपास में ही है, ठीक है। बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ये विस्तृत है, ठीक है। तो देखिएगा मगध, अंग, वज्जी और मल, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा आप उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं तो काशी पहुंच गए हैं इधर, ये काशी का क्षेत्र। और उसके बाद आता है आपका कोसला यानी कौशल, ये रहा कौशल, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पंचाल, ठीक है, पंचाल याद रखिएगा। उसके आगे बढ़ेंगे तो ये आपका कुरु और इंद्रप्रस्थ, ठीक है, यानी कि आपका जो इंद्रप्रस्थ का जो क्षेत्र है ये रहा कुरु। और आप देख पाएंगे कि ये हस्तिनापुर है, ठीक है। हस्तिनापुर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, धृतराष्ट्र का पूरा फैमिली वहां पर मेंटेन होता है, हस्तिनापुर का जो साम्राज्य है उसमें, ठीक है। तो ये हस्तिनापुर हो गया। इसके बाद देखिएगा आपका नीचे की तरफ आएंगे तो ये है आपका वत्स, ठीक है, वत्स याद रखिएगा। और उसके बाद देखिएगा चेदी, ये जो हिस्सा है चेदी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका उज्जैन, अवंती, ठीक है, अवंती का हिस्सा। तो ये जो क्षेत्र हैं इनका नाम आप अगर पहली बार में याद रखते हैं तो बस इसके नाम से ही आप ये तय कर पाएंगे कि ये क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपको तय हो जाएगा, बस आपको ये छोटा छोटा जो चीज़ है वो थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो उसमें कम से कम ये नाम को एक बार रिपीट करेंगे और रिपीट करने के बाद इसको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 4 नाम तो आपको पहले याद हो गया है, मगध, अंग, वज्जी, मल, ठीक है, मगध, अंग, वज्जी, मल, याद रखिएगा। उसके बाद जो है अब खिसकते जाइए, ठीक है। उसके बाद आता है कौशल, ठीक है, काशी कौशल, 2 है, काशी और कौशल है, ठीक है। और उसके बाद है आपका, उसके बाद देखिएगा पंचाल, ठीक है। तो पंचाल हो गया और कुरु हो गया, इस तरीके से आप याद रखेंगे, कुरुक्षेत्र, ठीक है, कुरु। और उसके बाद है आपका यहां पर दक्षिण की तरफ जाएंगे तो ये है आपका वत्स, ठीक है, वत्स और चेदी, चेदी। और उसके बाद आता है आपका अवंती, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा आपका मत्स्य है जो कि आपने पढ़ लिया है, कहां पर, राजस्थान में, ठीक है। देखिए टोटल जो इसका जो ग्रुप और राज्य है ना, यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो स्टेट है यहाँ पर, ठीक है, तो जितने भी राज्य हैं वो राज्य जो है अधिकांश आपको उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास के क्षेत्रों में मिलेंगे, ठीक है। अब इसका कारण समझिएगा, इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि पूरा विस्तार आपको इसी क्षेत्र में इसलिए मिलता है या महाजनपद इसलिए मिलते हैं क्योंकि जब लोग जो है उत्तर भारत, जैसे ही आप देखेंगे कि जैसे ही भारत का जो सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र था या फिर हम जैसे ही उत्तर पूर्व वैदिक काल से पलायन करने लगते हैं, धीरे धीरे जो है नए नए क्षेत्रों का खोज करना चालू करते हैं, तो उस पर लोग धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल तक कहाँ पहुँच चुके थे, आपके मगध के तक पहुँच चुके थे, ठीक है। और जैसे ही लोहे की खोज होती है तो वैल्यू बढ़ जाती है मगध की। अब इसका मतलब को समझिएगा क्या कारण है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इन 16 नामों को आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद देखिएगा एक बार इस पे देख लीजिएगा, अगर नाम समझ में नहीं आ रहा होगा तो इस पे भी आप देख सकते हैं कि ये है आपका मगध, ये आपका अंग, ये आपका वज्जी और ये आपका काशी वाला क्षेत्र, ठीक है। और ये मल हो गया, कौशल, पंचाल, कुरु और ये है सूरसेना, ठीक है, वत्स, चेदी, अवंती, मत्स्य, अस्मक और ये आपका गंधार और कंबोज, ठीक है। ये 16 महाजनपद है, याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। यदि आपके सामने से ये गुजरे तो कम से कम पता हो कि ये 16 महाजनपद पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, नाम आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे खासकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ पर 2 नाम आते हैं, आपको याद रखना होगा। एक चेदी वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इससे पूछा जाता है, और सूरसेन के नाम से कभी कभी बातें आ जाती हैं, ठीक है। तो हालांकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए कभी कभी नाम पड़ता है, हमारा छत्तीसगढ़ का नाम कैसे पढ़ा ऐसे बोला जाता है, तो चेदी के कारण, चेदी जो गढ़ है इसका अभ्रंशिक रूप जो है छत्तीसगढ़ बना, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो चेदी नरेश है, इसको चेदी को जानते होंगे आप लोग, शिशुपाल को जानते होंगे, नाम सुने, कौन है ये शिशुपाल, कौन है बताइए। हाँ वही वाले 100 गलती माफ, हाँ ठीक है। तो कृष्ण जी के बुआ का बेटा और उसके बाद जो है शिशुपाल की मृत्यु, याद रखिएगा। तो हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलता था, ठीक है, कृष्ण जी को बार बार वो सहते थे। तो एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि 100 गलती मतलब 100 बार आपकी जो गलतियां हैं उसको मैं माफ़ करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा। तो लास्ट टाइम में भी ये बहुत ज़्यादा उग्रवादी थे, उस समय 100वीं गलती के बाद भी चालू था इनका, ठीक है। तो उसके बाद जो है
जिनका जीवन जो है समाप्त हो गया। तो फाइलिनी याद रखिएगा शिशुपाल जो है वो चेदी नरेश थे, ठीक है, चेदी के क्षेत्र में निवास करते थे, यानी कि उनके नरेश थे। तो यहाँ से याद रखिएगा कि चेदी जो है या छत्तीसगढ़ जो है वो यहीं पर है, ये है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। तो चेदी जो गढ़ है उससे माना जाता है कि चेदीगढ़ के अंतर्गत ही छत्तीसगढ़ आता था उस समय, ठीक है, और इस कारण से चेदीगढ़ के नाम के बाद ही छत्तीसगढ़ जो है डेवलप हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे फिर कभी। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि 16 महाजनपदों जो में इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा अब बात आती है सबसे पहला जो 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, ठीक है, उसमें आपसे अक्सर जो पूछा जा सकता है, हालांकि इससे क्वेश्चन थोड़े कम हो गए हैं क्योंकि अब जो है लगातार देखिए इतिहास का जो टॉपिक है आप लगातार इसको पढ़ लेंगे ना वो सरल हो जाता है, और जब सरल हो जाता है वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन टफ होते हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि वो याद नहीं हो पाता है, जैसे विजयनगर साम्राज्य, अब धीरे धीरे ना क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो अंदर जाता चला जा रहा है, ठीक है। संगम काल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि उनके साहित्य को जनरली पूछा जाता है, दर्शन शास्त्र से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का तरीका आप ध्यान रखेंगे, आपके जो 100 क्वेश्चन का पैटर्न दिया जा रहा है उससे आपसे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। मतलब उस तरीके के क्वेश्चन से आपका पैटर्न नहीं छूटना चाहिए कि क्वेश्चन वहां से आया है मतलब बन जाना चाहिए, ठीक है। चलिए तो देखिएगा हम बात करेंगे मगध साम्राज्य की स्थापना और उसका विस्तार पर, ठीक है। इसमें दूसरा जो टॉपिक है जो महाजनपद काल के अंतर्गत आता है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि महाजनपद काल में मगध का जो क्षेत्र है ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली क्षेत्र है, ठीक है। अब इसका कारण समझिएगा, इसका कारण क्या है। तो देखिएगा भारत के एक मैप में आप यहां पर थोड़ा समझ पाएंगे कि जब भारत का जो मैप आप देखते हैं, ठीक है, चलिए मैप को यहां पर हम बना ही लेते हैं। ठीक है, समझ लीजिए थोड़ा सा भारत का मैप है, ठीक है। और इसके संबंध में थोड़ा सा समझिएगा कि जो भारत का ये मैप है इसमें आपको कुछ क्षेत्रों को समझना होगा, ठीक है। अब कुछ क्षेत्रों को समझेंगे आप यहाँ पर, तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ नदी का क्षेत्र समझिएगा, ये उत्तराखंड का क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ से दो नदियाँ जो है ये प्रवाहित होती हैं, एक आपका गंगा, दूसरा आपका यमुना, ठीक है। और यहीं पर देखिएगा ये है आपका यहाँ गंडक का क्षेत्र और ये है आपका गंडक नदी, ठीक है। क्लियर है ये क्षेत्र, ठीक है, समझ में आ रहा है, गंगा यमुना और गंडक, ठीक है। अब देखिए मगध कहां पर है ये समझिएगा, मगध है आपका यहां पर, ठीक है। तो बात करते हैं, देखिएगा मगध के साम्राज्य की स्थापना और विस्तार के क्रम पर हमें तीन चीजों को देखना होगा, ठीक है। पहला चीज देखिएगा, सबसे पहला आता है इसमें आर्थिक स्थिति, इसका विस्तार का मुख्य कारण आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और भौगोलिक स्थिति, ठीक है। ये तीन स्थिति को याद रखिएगा कि मगध के उत्कर्ष में ये तीन स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला आर्थिक, दूसरा राजनीतिक और तीसरा भौगोलिक, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले मैं यहां पर थोड़ा आर्थिक स्थिति को समझाता हूं। तो देखिएगा आर्थिक स्थिति के तौर पर सबसे पहले अगर हम समझें कि आर्थिक स्थिति का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास इतना ज़्यादा धन हो, ऐसी स्थिति आ चुकी हो जिसमें आप जो है अब किसी भी अन्य प्रकार का या किसी पर आश्रित ना हो, ठीक है, अन्य राज्यों पर आश्रित ना हो, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर एक बात समझिएगा कि मगध साम्राज्य में जितने भी राजा हुए हैं या जितने भी वंश हुए हैं, यहाँ पर आपको 4 वंश मिलेंगे, ठीक है, हर एक वंश मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी वंश यहाँ पर रहा है, ठीक है, जो भी वंश यहाँ पर रहा है, सभी वंशों के राजा महत्वाकांक्षी हुआ करते थे, ठीक है। तो महत्वाकांक्षी राजाओं के होने के कारण यहाँ धन की कमी बिल्कुल नहीं हुई है, ठीक है, लगातार आर्थिक स्थिति में मजबूती रही है। और सबसे बड़ी बात समझिएगा कि यदि आपका जो क्षेत्र है यदि 2 नदियों के मध्य या 3 नदियों के मध्य विस्तृत हो तो आप पर कोई आक्रमण भी नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए कभी भी एक बात समझिएगा कि यदि दो लोगों को एक चीज समझना होगा कि आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है तो आपको आक्रमण करना होगा कहीं और,
लेकिन आक्रमण करने से पहले आपको अपना एरिया देखना होगा कि आप अपने यहाँ कितना सुटेबल है। ठीक है, लोग क्या करते थे, किले का निर्माण करते थे ताकि जो है राजा जो है दूसरा कोई इस पर आक्रमण ना कर सके। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, मूवीज में देखे होंगे कि लोग किले का निर्माण करते हैं, बड़े बड़े किलों का निर्माण करते हैं, और जब कोई आक्रमण करता है तो उसी किले के ऊपर से खौलता तेल गिराते हैं सैनिकों पर, ठीक है, या बाढ़ गिरा देते हैं, तीर चलाते हैं, ऐसा बहुत चीज देखा होगा। तो ये किले का निर्माण एकमात्र कारण है कि अपने आक्रमण को बचाना या अपने क्षेत्र को बचाना। ठीक है, कभी भी याद रखिएगा, जब कभी भी हम किसी तरीके का खेल भी खेलते हैं तो हम पहले कोशिश करते हैं कि अपना क्षेत्र बचे, उसके बाद दूसरे क्षेत्र को छीनेंगे या लड़ेंगे आगे। ठीक है, तो यही सेम चीज मगध के साथ भी होता था कि ये जो है अपना क्षेत्र पहले बचाने की कोशिश करते थे। तो इसमें इनको दिखा कि हमारे क्षेत्र में तो कोई आक्रमण ही नहीं कर सकता, दोनों तरफ से नदियां हैं, ठीक है, भरपूर मात्रा में नदी का जल है, तो आक्रमण कोई करेगा ही नहीं करेगा। ठीक है, ये दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण करते थे और उसके धन को अपना लेते थे। ठीक है, तो ये मगध का बहुत महत्वपूर्ण कारण है आर्थिक स्थिति मजबूत होने का कि इसके क्षेत्र की जो विशेष स्थिति है। ठीक है, यानी हम बाय डिफॉल्ट क्या कह रहे हैं, बाय डिफॉल्ट कह रहे हैं कि वंश में जितने भी शासक हुए सभी महत्वाकांक्षी थे और सभी ने आक्रमण कर करके सभी क्षेत्रों को शामिल किया। अभी आगे इसके इतिहास को आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल याद रखिएगा कि सबसे पहला क्या था, इसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी और इसका मुख्य कारण था यहाँ के राजवंश जो है महत्वाकांक्षी थे। ठीक है, तो दूसरी बात याद रखिएगा, राजनीतिक स्थिति। जब राजनीतिक स्थिति की बात आती है तो इसका मतलब ही है कि यहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी, ठीक है, शासन व्यवस्था थी, ये बहुत ज्यादा कड़े लगाम के तौर पर चलता था। यानी मगध का जो शासन व्यवस्था है ये विभिन्न प्रकार से आपको दिखेगा कि यहाँ के जो वंश हुए हैं, ठीक है, ये इतने महत्वाकांक्षी थे कि राजा की गद्दी को प्राप्त करने के लिए अपने ही पिता को मार दिया करते थे। ठीक है, इसलिए आपको एक वंश सुनने को मिलेगा यहाँ पर, हर्यक वंश। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब हर्यक वंश की बात करते हैं, एक नाम है याद रखिएगा हर्यक वंश, इसमें जो भी, इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ठीक है, पितृहंता समझ में आ रहा है, पिता को मार के बैठने वाले। ठीक है, कोई भी, और इस बात की यहां पर बहुत ज्यादा मतलब बातें क्लियर थी कि पिता डरता था इस बात से, क्योंकि वो भी अपने पिता को मार के ही बैठा था और इस बात से डरता था कि मेरा बेटा आएगा वो भी मेरे को मारेगा। ठीक है, तो ये तरीका ही सिस्टमेटिक चला गया जिसमें इस वंश को कहा गया है पितृहंता वंश। ठीक है, और बार बार पिता को मार के बैठने की महत्वाकांक्षा इच्छाएं आप समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने पिता को मारकर राजगद्दी में बैठ सकता है तो वो कितना ज्यादा महत्वाकांक्षी होगा। ठीक है, तो वहां की जो राजनीतिक स्थिति थी वो इतनी मजबूत थी कि वहां पर जो शासन प्रणाली थी, देखिए हम क्या करते हैं, परिवार के प्रति जो है अपने आप में एक क्षुब्ध होते हैं। ठीक है, एक सरल भावना रखते हैं कि हमारे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आप परिवार को ही मारकर राजगद्दी में बैठ रहे हैं तो इसका मतलब समझिए कि दूसरे को कैसे छोड़ेंगे आप। ठीक है, इसका मतलब है कि राजनीतिक स्थिति के साथ आप देख पाएंगे कि यहाँ के जो वंश हुए हैं, ठीक है, जितने भी वंश हुए हैं सभी महत्वाकांक्षी थे, जिनकी आर्थिक स्थिति और आपकी राजनीतिक स्थिति बहुत मजबूत थी। ठीक है, और मगध का जो क्षेत्र है वो अपने आप में खुद को संरक्षण दे देता था, जिसमें राजाओं को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, अब तीसरा बात समझिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, मगध का उत्कर्ष का सबसे बड़ा कारण समझिएगा, और आपके दिमाग में ये बात जानी भी चाहिए ताकि आपके दिमाग में जिंदगी भर जब भी आप किसी बच्चे को पढ़ाएं, जब भी आप ऐसा कोई काम करें तो आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि मगध का उत्कर्ष का कारण क्या था, ये मैं बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है, तो पहला कारण समझिएगा, इसकी भौगोलिक स्थिति जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये नदियों के मध्य बसा हुआ था। ठीक है, मगध का जो क्षेत्र था, पाटलिपुत्र का जो क्षेत्र था या राजगिरी का जो क्षेत्र था, ठीक है, पहले तो याद रखिएगा राजगिरी और उसके बाद इसका जो शासन चेंज होगा वहां पर पाटलिपुत्र में पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल याद रखिएगा कि मगध का जो क्षेत्र है इसके पास तीन सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पहला, नदियों की व्यवस्था या नदी का चारों तरफ जो है सुरक्षात्मक आवरण होना। ठीक है, दूसरा समझिएगा कि ये जो है बिहार का क्षेत्र है, तो बिहार का क्षेत्र है तो यहां पर छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, और छोटा नागपुर के पठार में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, लोहा। ठीक है, तो मगध का एक राट या एक वर्चस्व जो है लोहे पे अगर हो जाता है तो दूसरे देशों को लोहे का हथियार बेचने का काम करना चालू कर दिया, पैसा आने लगा। ठीक है, भाला बनाने लगे। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, लोहे की खोज होने के साथ साथ इनको मिल गया है छोटा नागपुर का एक खजाना। ठीक है, लोहे और लोहा जिसके पास है वही शासक है, समझ लीजिए इस बार में, क्योंकि इस समय में क्या है, जैसे आज आप वर्तमान में बोलते हैं कि पैसा जिसके पास है वही सबसे बड़ा राजा है आज के समय में, उस समय लोहे का वैल्यू इतना ज्यादा था, यदि किसी के पास लोहा है तो समझिए वो फिर एक राजा ही है एक तरीके से। ठीक है, तो पूरा का पूरा छोटा नागपुर का पठार का जो क्षेत्र है इनके अधीनस्थ था, इसके पास था, मगध के पास था। ठीक है, पहला चीज याद रखिएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप आक्रमण करने जा रहे हैं, लड़ाई करने जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, भाला लेके जा रहे हैं लोहे का, लकड़ी से नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, और अगर तीर या बाण से लड़ रहे हैं आप तो आप अपने आप को बचा सकते हैं,
किसी भी ढाल से, लेकिन भाला से बचना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि लोहे का हुआ करता था, ये छेद के पार कर जाता था। ठीक है, तो ऐसे में समझिए जहां लोग पहले शुरुआती दौर पर लकड़ी के हथियार, कुदाल या इस तरीके के पत्थरों के हथियार का प्रयोग किए और उसके बाद यहां लोहे का प्रयोग जब बहुत जोर शोर से होने लगा तो जीतेगा कौन? हमेशा मगध। ठीक है, लोहे वाला जीतेगा। इसके पास लोहे की इतने सारी चीजें आ गई कि तलवार से लेकर भाला और भाले से लेकर हर एक हथियार जो है लोहे से बनने लगे। ठीक है, इसका मतलब है कि अब यहाँ के सैनिक जो है बहुत मजबूत हो चुके थे। ठीक है, अब सोने पे सुहागा बात समझिएगा कि छोटा नागपुर के पठार में जो एक विशेष प्रकार का जानवर रहता है वो है हाथी। ठीक है, लोग जो है पैदल और घोड़े में थे और यहाँ के लोग जो है हाथी में है। ठीक है, पहुंच ही नहीं पा रहे वहां तक। ठीक है, जो हाथी में लड़ेगा, अब सोचिए हाथी में लड़ रहा है, ऐसे खड़ा हुआ भाला फेंक के मार दिया, वो दूर से मर गया। ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हाथी में चल रहे हैं, हाथी में मार रहे हैं सबको। ठीक है, अब सोचिए इनकी सेना जो है हाथी वाली सेना है और कितने लोगों को कुचल के मार दे रही है, कितने को कैसे मार रही है। तो अब समझिए ये मगध जो है कैसे गायब होगा। यानी मगध का उत्कर्ष आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से नदियों ने इसको बचाया, लोहा ने इनको भाले दिए, हथियार दिए और हाथियों ने इनको सुरक्षा दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से मगध का उत्कर्ष हुआ, मगध का विस्तार हुआ। ये 3 प्रमुख कारण है, याद रखिएगा। ठीक है, पहला आर्थिक कारण, दूसरा है राजनीतिक कारण और तीसरा है आपका भौगोलिक स्थिति। ठीक है, तो इन 3 कारणों से समझिएगा कि छोटा नागपुर का पठार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट निकला लोहे और हाथी के कारण। हाथी को पालतू बनाया गया और तब जाकर इसमें सेनाओं में शामिल किया गया हाथियों को और हाथियों से युद्ध लड़े गए और इतने जीत हुई कि अंततः जो है याद रखिएगा मगध जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। ठीक है, और अगर बौद्ध धर्म नहीं ज्वाइन किए होते मौर्य वंश तो कभी भी मगध का उत्कर्ष कभी समाप्त की तरफ नहीं गया होता। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि बौद्ध धर्म को धारण करने के बाद लोगों ने लड़ना बंद कर दिया था, अहिंसा के मार्ग में चले गए और उसके बाद जो है इस तरीके से मार्ग चलने लगे तो फिर दूसरा कोई तो आएगा ही। अब ऐसी स्थिति को देखकर कोई ना कोई दूसरा वंश तो आएगा ही और इसके बाद जो है मौर्योत्तर काल प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरीके से श्रृंखला को समझिएगा, यहीं पर आपको इस श्रृंखला को समझना था जो कि आपके दिमाग में बैठ चुका है कि मगध का उत्कर्ष का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, दिमाग में क्लियर है ये बात? ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? चलिए आगे देखिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा मगध के संस्थापक का नाम है बृहदत्त। ठीक है, हालांकि हमें साक्ष्य के तौर पर यह प्राप्त होता है। देखिए उस समय 600 BC की बातें हैं तो हमें जो भी जानकारी मिलती है साक्ष्य के तौर पर मिलती है। तो आप याद रखिएगा कि सबसे पहले एक बात याद रख लीजिएगा कि मगध का उत्कर्ष का कारण भी बृहदत्त है और मगध का समाप्ति कारण भी बृहदत्त है। ठीक है, दिमाग पे क्लियर रहेगा? ठीक है, हाँ, इसका कारण मैं समझाता हूं। आप इसको मैं अभी पूरे डिटेल पे नहीं समझा पाया हूं, दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। ठीक है, ये बृहदत्त जो है ये व्यक्ति और आने वाला जो जिसपे समाप्त होगा, क्योंकि अशोक के वंश में सबसे अंतिम जो शासक रहेगा उसकी बात करेंगे हम लोग, तो वो भी बृहदत्त है। ठीक है, तो मौर्य काल का क्रम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल याद रख लीजिएगा कि संस्थापक कौन है, नाम क्या है, बृहदत्त। ठीक है, अब देखिएगा मगध के उदय का कारण जो था मैंने बताया आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक कारण, 3 प्रमुख कारण है जिसको मैंने अभी विस्तार से आपको समझा दिया है कि आर्थिक कारण क्या है, अत्यधिक जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, लोहे की खोज के कारण आर्थिक मजबूती मिल गई इनको। ठीक है, दूसरा राजनीतिक कारण, तो यहां पर महत्वाकांक्षी राजाओं का, हमेशा याद रखिएगा यहां पर जो भी राजा हुआ है महत्वाकांक्षी हुआ है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति अगर एक क्षेत्र को छीनता था तो दूसरा उसका बेटा था 2 क्षेत्र को छीन लेता था। ठीक है, तो इस तरीके से 16 महाजनपदों के बहुत बड़े क्षेत्र को इन लोग अपने आप में शामिल कर लिए थे। ठीक है, धीरे धीरे एक समय आएगा कि मगध जो है इतना विस्तार कर लेगा कि किसके आगे पीछे कोई क्षेत्र ही नहीं बचेगा, यानी 16 महाजनपद का बहुत बड़ा एरिया जो है इनके पास आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक क्षेत्र जो है यहां पर डेवलप हो गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब देखिएगा मगध के उत्कर्ष के क्रम पर यहां पर एक बात याद रखिएगा कि कौन कौन से वंश आए हैं। तो मैंने बताया 4 वंश है मुख्य तौर पर। सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहला वंश है आपका हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ठीक है, इसके क्रम को याद रखिएगा, बहुत बार ये क्रम ही पूछ लिया जाता है। देखिए कहां पर आपको क्या याद रखना है ये मैं आपको थोड़ा फोकस करूंगा इस बात पर। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर आपको राजाओं के नाम नहीं याद करने, कहीं पर आपको उस वंश को याद नहीं करना, तो आपको वो बताया जाएगा। लेकिन यदि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है तो बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा, सिर्फ इसके क्रम को पूछ लिया जाता है कि सही क्रम में मगध के उत्कर्ष का सही क्रम व्यवस्थित करें या सुमेलित करें। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आता है, हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश। ठीक है, उसके बाद नंद वंश और उसके बाद मौर्य वंश। तो चूंकि आपको पता है कि मौर्य वंश का बृहदत्त जो है अंतिम शासक रहेगा, तो ये बात खत्म हो जाएगी। अब यहां पर याद रखिएगा हर्यक वंश ने मगध की स्थापना नहीं की है। ठीक है, मगध की स्थापना बृहदत्त ने की है और बृहदत्त जो है उसका आदि पुरुष है। देखिए कभी भी याद रखिएगा आदि पुरुष का मतलब क्या होता है, मतलब उस क्षेत्र को बनाने वाला। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि कोई व्यक्ति उस समय राजा है, ठीक है, किसी शासक है, कोई क्षेत्र का शासक है। मान लीजिए एक कोई क्षेत्र है
ए नाम का क्षेत्र है और यहां पर शासक है आपका बी, ये शासक का नाम है, ठीक है, और क्षेत्र का नाम क्या है ए। लेकिन यहां पर एक मंदिर है और मंदिर को बनाया है किसी गरीब सी ने, ठीक है। तो इस मंदिर का संरक्षण या इस मंदिर का निर्माण ए ने नहीं किया है, ना ही बी ने किया है, सी ने किया है, ठीक है। लेकिन ये क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये समझिएगा। हालांकि इसको इतना घुमाने की बात नहीं है, बस आपको ये बात याद रखनी है कि आदि पुरुष का मतलब होता है किसी क्षेत्र का विस्तार करना, ठीक है, या फिर किसी वंश का विस्तार करना, या फिर किसी वंश का शुरुआत करना, तो वो शुरुआती होता है। हालांकि वो जो व्यक्ति होता है वो अपने पूर्वजों के क्रम पर या वंशों के क्रम पर आगे जाना जाता है, लेकिन अभी ये शासक के तौर पर नहीं जाना जाता। वृद्धत जो है ये शासक के तौर पर नहीं, संस्थापक के तौर पर जाना जाता था, ठीक है। तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि वृद्धत जो है ये संस्थापक है मगध का, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मगध का संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा वृद्धत है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे, हर्यक, शिशु, नंद और मौर्य, ठीक है। हर्यक, शिशु, नंद, मौर्य, ठीक है। तो हर्यक मतलब होता है शुरुआती समय में, ठीक है, यानी शुरुआती समय को हम हर्यक कहते हैं, ऐसे याद रख लीजिएगा। और उसके बाद शिशु, जन्म हुआ बच्चे का, ठीक है, और नंद के पास पहुंचा दिया गया, ठीक है, और मौर्य लगा दिया गया उनके सर पर, ठीक है। तो इस क्रम को थोड़ा सा याद रखिएगा कि हर्यक में शुरुआत हुआ, ठीक है, और उसके बाद हुआ शिशु, और शिशु को नंद बाबा के पास पहुंचा दिया गया, और नंद बाबा ने उनके दिमाग सर पे क्या लगा दिया, मोर का पंख लगा दिया, ठीक है। इस क्रम को थोड़ा सा याद रखिएगा। तो हर्यक, शिशु, नंद, मौर्य, ठीक है, बात क्लियर है। चलिए अब सबसे पहले देखिएगा हर्यक वंश को देखते हैं। यहाँ पर समझिएगा हर्यक वंश के क्रम पर क्या क्या चीजें आपको सुनने को मिलता है। पहले तो याद रखिएगा हर्यक वंश जो है ये पितृहंता वंश कहलाता है, ठीक है। अपने पिता को मारकर राजगद्दी प्राप्त करना इसमें इसका कुल रीति रिवाज हो गया था, ठीक है। तो ये रीति आप पढ़ेंगे, इस पे देखिएगा। सबसे पहले हर्यक वंश, ठीक है। तो देखिएगा मगध का प्रथम वंश जो है इसे पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है, ठीक है, याद रहेगा आपका, ठीक है। तो मगध का जो शासक था या मगध का जो संस्थापक था वृहदत्त, वृहदत्त के संस्थापक बनने के बाद मतलब मगध को जब बना दिया गया या ये पूरा का पूरा साम्राज्य बना, ठीक है, तो वो डेवलप नहीं हो पाया था कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर राजा आ सके। लेकिन धीरे धीरे जो है हर्यक वंश यहाँ पर आता है। और अब देखिए यहाँ से क्या होता है ना, हमको अपनी जो जानकारी मिल पाती है हर्यक वंश के तौर पर, तो उसमें ये जानकारी मिलती है कि यहाँ के जो वंश थे, ठीक है, जो पिता है उसका पुत्र हो रहा है, उसका पुत्र हो रहा है, इस क्रम पर तो राजाओं के क्रमावली का जानकारी मिलना चालू हुआ। इससे पहले राजाओं की कोई क्रमावली नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो जनपद काल में ये बात तो क्लियर हो गया था कि राजतंत्र व्यवस्था आ चुका था, और ये बात भी क्लियर हो गया था कि राजा का बेटा राजा बनेगा जन्म के हिसाब से, ठीक है। लेकिन पहली बार जो है राजक्रम की जो व्यवस्था आती है आपको यहाँ हर्यक वंश से मिलेगा, ठीक है, जिसमें इनके बेटे से बेटे वंशजों की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहला इतिहास में याद रखिएगा, प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहला शासक का नाम, और सबसे पहले अगर आप इस क्रम को देखते हैं तो सबसे पहले सोचिए, अभी तक किसी शासक का नाम पढ़ा आपने? अभी तक नहीं पढ़ा। प्राचीन भारत में कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिलती जिसमें शासक की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई गई हो, लेकिन यहां से मगध के उत्कर्ष से शासन की वैल्यू को बताया गया है, ठीक है। तो अब समझिएगा सबसे पहला जो है मगध का जो पहला वंश है वो हर्यक वंश है, ठीक है। हर्यक का मतलब क्या है, शुरुआत है, ठीक है। और उसके बाद कौन आता है, शिशु, शिशु के बाद नंद, नंद के बाद मौर्य, ठीक है। अब देखिएगा इसका संस्थापक है बिंबिसार, ठीक है। एक शब्द याद रखिएगा, बिंबिसार और बिंदुसार, ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। एक है आपका बिंबिसार और एक है आपका बिंदुसार, ठीक है। ये मौर्य वंश का है और ये हर्यक वंश का है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत बार ऐसे होगा जब अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु ऐसे नाम एक साथ मिलने वाले होंगे, ठीक है। तो ऐसे में आपको याद रखना है कि कौन किस वंश का है, और अपना दिमाग बस बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है इसको, बस मेरी बातों पर आपको थोड़ा सा समझना होगा कि क्या है इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो याद रखिएगा थोड़ा सा बिंबिसार। तो सबसे पहला हर्यक वंश का पूछा गया है, बहुत बार याद रखिएगा कि हर्यक वंश के संस्थापक का नाम क्या है, ठीक है, तो बिंबिसार, ठीक है। चलिए देखिएगा इसकी राजधानी है राजगृह, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपका जीवक के बारे में, ठीक है। तो जीवक शब्द को याद रखिएगा, ये राजवैद्य हैं, ठीक है। और इस समय में देखिएगा कि इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा जो जीवक है वो राजवैद्य है, किसका, बिंबिसार का, ठीक है। तो ये राज दरबार का राजवैद्य है और इसने वृहदत्त एवं अवंती के राजा प्रधोत की सेवा की थी, याद रखिएगा, अभी आगे जाकर आप सुनेंगे, ठीक है। तो एक बात याद रखिए, अवंती मतलब ये क्या है, उज्जैन है, और उज्जैन के राजा प्रधोत की सेवा की थी,
ठीक है, तो याद रखिएगा जीवक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं आपको सुनने को मिलेगा। ये राजवैद है, बस इतना याद रख लीजिएगा। बिंबिसार के समय राजवैद का नाम क्या था? जीवक। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि हम लोग को कुछ अनरिलेटेड चीजों को भी पढ़ना पड़ता है, जैसे गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस। उनके घोड़े का नाम क्या है? तो ऐसे क्वेश्चंस का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस घटना को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के राज दरबार में जाता है और दूसरे राजा की सेवा करता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये बताया जाता है कि ये कुछ ऐसे व्यक्ति भी हुआ करते थे राजा के तौर पर जो दूसरे राजाओं के साथ एक अच्छा संभाव रखते थे। ठीक है, और तब उनकी तबियत खराब होती थी, अपने राज दरबार जो राजवैद है उनको भेज दिया गया। ठीक है, तो ऐसे में आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, क्योंकि ऐसे ही में गिनती में हमारे पास ऐसे राजवैदों की संख्या बहुत कम है जो दूसरे राजाओं की सेवा करेंगे। अब जो राजा है उसका जो सेवा करेगा उसके बारे में आप कभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन दूसरे राजा की जाकर सेवा करने वाली बात बहुत अलग होती है। इसका मतलब है समभाव की भावना रखने वाले राजा भी हैं। ठीक है, तो बिंबिसार को याद रखिएगा, राजगिर राजधानी है, और जीवक का नाम याद रखिएगा, इनके राजवैद का नाम है। इन्होंने अवंती के राजा, ठीक है, अवंती के राजा किसके? प्रधोत की सेवा की थी, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि जीवक ने किसकी सेवा की थी? ठीक है, तो याद रखिएगा अवंती के राजा प्रधोत की सेवा की थी, ये आपको अलग से थोड़ा याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब देखिएगा इसका विवाह जो हुआ था, ठीक है, अभी आगे जाकर आपको कुछ चीजें सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, जो भारतीय राजा हुए हैं इन्होंने अपने क्षेत्र विस्तार का बहुत अच्छा एक तरीका देखा था। ठीक है, हालांकि मैं इस इतिहास में, भारतीय इतिहास में इस बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा अभी, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि भारतीय इतिहास का एक तरीका है। ठीक है, राजाओं का एक तरीका है। हालांकि दिमाग आ चुका था इनके पास, इतना ज्यादा आ चुका था कि ये जो है जब अपने से ताकतवर, ठीक है, सबसे पहले देखिएगा जहां पर राजा है और ये देखता है कि सामने वाला राजा जो है ये कमजोर है, तो क्या करेगा? आक्रमण कर देगा इसके ऊपर। अगर आपको यह पता चलता है आप राजा हैं और सामने वाला राजा कमजोर है, तो उसके सैनिक कमजोर हैं या सैनिक की कमी है, तो आप क्या कर देंगे? आक्रमण कर देंगे। और जनरली ऐसा होता है, आज भी होता है। अगर रशिया यूक्रेन के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, जैसे मान लीजिए एक केस मैं आपको बताता हूं कि चाइना और ताइवान के बीच में अभी भी कहीं ना कहीं एक दिक्कत चल रही है कि कभी भी चाइना जो है ताइवान पर आक्रमण कर सकता है। वो छोटा सा देश है ताइवान, और ये कहता है, ताइवान ये कहता है कि हम अलग से एक इंडिपेंडेंट देश हैं। ठीक है, लेकिन चाइना कहता है ये हमारा ही हिस्सा है जो अभी कोई और रूल कर रहा है। ठीक है, तो चाइना को भी गुस्सा है, ताइवान को भी गुस्सा है, और चाइना जो है, ताइवान जो है अपने आप को बचाने के लिए काम कर ही रहा है, लगातार ड्रोन खरीद रहा है, ड्रोन बना रहे हैं, ऐसा बहुत सारा काम कर रहा है इसमें। ठीक है, चाइना भी यही काम कर रहा है कि मिसाइल बना रहा है, ड्रोन बना रहा है, बहुत सारे काम कर रहे हैं लड़ने के लिए। ठीक है, किसी भी दिन ऐसा हो सकता है कि जब जो है चाइना जो है आक्रमण कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा जब चाइना उसको के ऊपर आक्रमण करेगा तो चाइना के जितने विरोधी होंगे वो चाइना के ऊपर और आक्रमण कर देंगे। ठीक है, तो इसको समझिएगा कि चाइना, जब हमको पता चलेगा चाइना कमजोर हो चुका है, तो हम अक्साई चीन के लिए लड़ सकते हैं उससे। ठीक है, तो ये डबल साइड वार कहलाता है। तो ऐसे वार के बहुत सारे तकनीक होते हैं। ठीक है, तो पहला चीज समझिएगा कि राजा अगर मजबूत है और उसके सामने वाला राजा कमजोर है तो उस पर आक्रमण कर दिया जाता। ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए ये उल्टा हो गया, ये राजा कमजोर है और ये राजा मजबूत है, तो हम क्या करेंगे? हम विवाह का प्रस्ताव लेके जाएंगे। ठीक है, हाँ, जिस भी स्थिति से विवाह का प्रस्ताव या किसी भी तरीके का। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे यहां पर? हम करेंगे कि या तो उसकी बेटी, ठीक है, या बहन, या किसी भी स्थिति में विवाह प्रस्ताव शामिल हो जाए ताकि अब जो है लड़ाई ना हो, यानी हम अपना सेफ खेल लेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं सेफ रहना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे राजाओं के द्वारा जो है ऐसी परिकल्पना जो है लगातार आपको सुनने को मिलेगा, जहां पर आपका विवाह जो है एक से अधिक जो लोगों के साथ होता है, पहला, और इस तरीके से संधि भी होती है। ठीक है, तो पहला समझिएगा, अगर राजा मजबूत है तो सामने के ऊपर क्या करेगा? आक्रमण करता है। राजा कमजोर है और सामने वाला मजबूत है तो विवाह प्रस्ताव या किसी तरह का प्रस्ताव रखता है। ठीक है, लेकिन अगर बराबरी का है तो दोस्ती कर लेता है। ठीक है, बराबरी का मतलब हमारे पास भी है, नुकसान दोनों को बराबर होगा तो दोस्ती कर लेगा। तो ये तीन चीजों का क्रम आपको याद रखना है, आगे तक काम आएगा आपके। ठीक है, तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। चलिए समझिएगा, देखिएगा, तो समझिएगा कि विवाह जो हुआ था इनका महाकोसला, ठीक है, महाकोसला से कोसला क्षेत्र में, चेलेना वैशाली में, और छेमा भद्र क्षेत्र में। ठीक है, ये पंजाब देश की राजकुमारी थी। तो याद रखिएगा, तीन नाम आपको याद रखना है, महाकोसला, चेलना और छेमा। ठीक है, इनकी पत्नियों का नाम भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा विवाह हुआ था महाकोसला, चेलना और छेमा से। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा।
हर्यक वंश से है और बिंबिसार की पत्नियां हैं महाकोसला, चेलना और क्षेमा। ठीक है, आगे देखिएगा, इसके आगे अब देखिएगा, उसके बाद दूसरे नंबर के व्यक्ति आते हैं, यानी कि उनके आगे जो है अजात शत्रु। आपको याद होगा कि अजात शत्रु के काल में बौद्ध संगतियां हुई हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी है। ठीक है, तो पहला जो बौद्ध संगति है, आपको डेट याद आ रहा होगा 483 ईस्वी में। ठीक है, ईसा पूर्व में। तो 483 में मतलब ये जो है 492 में थे और उसके बाद 483 में याद रखिएगा आपका पहला बौद्ध संगति हुआ है। ठीक है, 483, 383, 247 और 102 एडी। ठीक है, ये 4 क्रम आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद देखिएगा अजातशत्रु की बात करते हैं तो उसका पुत्र है, इसे कुड़िक कहा जाता था। ठीक है, इसके अन्य नाम में या उपनाम में क्या नाम है? कुड़िक, याद रखिएगा। अन्य नाम में आपको याद रखना है कुड़िक। ठीक है, अपने पिता की हत्या कर शासक बना था ये। ठीक है, अब देखिएगा इस संबंध में आपको याद रखना होगा कि ये जो है अपने पिता, हालांकि हर्यक वंश है तो आपके दिमाग में तो ये बात आ ही जाएगी कि जो भी आएगा अपने पिता को मारकर ही आएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, अब यहां से क्या होगा कि मगध का जो फैलाव है वो धीरे धीरे होने लगेगा। तो इसने क्या कर दिया, वैशाली और काशी को जीत लिया। मतलब अब देखिए मगध कैसे फैल रहा है अब। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको पूरे वंश में मगध का उत्कर्ष दिखेगा जब धीरे धीरे जो है हर क्षेत्र को जीत लिया जाएगा। इवन ये लोग ऐसा भी नहीं छोड़ते कि अपने मामा का घर छोड़ दें। ठीक है, अपने मामा के घर में भी आक्रमण करके उसको भी अंदर कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा कि मगध का उत्कर्ष जो है वो किस तरीके से हुआ है, यानी कितने महत्वाकांक्षी राजा हुआ करते थे। जब पिता को मार दिया तो मामा क्या चीज है फिर यहाँ पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऐसे बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेगी। ठीक है, तो दिमाग पे थोड़ा सेटल रखिएगा इस सब चीजों को। तो हर्यक वंश में याद रखिएगा अजातशत्रु दूसरे नंबर का शासक हुआ, इसे कुड़िक कहा गया है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा कि कुड़िक किसे कहा गया है। ठीक है, तो हर्यक वंश के अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था, इसका उपनाम है कुड़िक। ठीक है, अपने पिता की हत्या कर शासक बना, वैशाली तथा काशी को जीता था। बुद्ध के महानिर्वाण के बाद प्रथम सभा का आयोजन किया गया था। तो आपके दिमाग में तो है ही अजातशत्रु के समय। ठीक है, आपको याद होगा, मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं आपको। नाम आपने याद किया होगा अका अक, तो ये है आपका अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, ये 4 क्रम याद रखिएगा। ठीक है, शासकों में। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, तो बुद्ध के जो निर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था, अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद वैशाली और काशी को जीता था, याद रखिएगा। मगध का जो क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं क्षेत्र का विस्तार हो गया है अब। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद आता है आपका उद्यन। ठीक है, या उदाइन, तो इसने भी अजातशत्रु को मारा। ठीक है, हर्यक वंश है, याद रखिएगा, और इसने भी चलिए तो देखिएगा उद्यन, ठीक है, या उदाइन, पिता की हत्या कर गद्दी पर प्राप्त की थी। और अब देखिएगा ये जो क्षेत्र है आपका, गंगा सोन गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहीं पर है। ठीक है, किसने पाटलिपुत्र को बनाया था, याद रखिएगा, यानी पटना जो क्षेत्र है आपका उसको। ठीक है, तो याद रखिएगा गंगा सोन गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा उसे राजधानी बना दिया। अब जो है हर्यक वंश में राजगृह जो है इसको छोड़कर पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया था, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया और ये जो क्षेत्र है आपका गंगा सोन गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया था इसने। ठीक है, याद रखिएगा, किसने? उदाइन ने। ठीक है, याद रखिएगा उदाइन ने। अब इसके क्रम को थोड़ा सा याद रखिएगा, बिंबिसार के बाद कौन आया है? अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदाइन। ठीक है, उद्यन या उदाइन अलग अलग नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, इसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर पर, नेक्स्ट है आपका शिशुनाग वंश। ठीक है, तो बस आपको बिंबिसार के क्रम पर 3 ही नाम याद रखने हैं हर्यक वंश में। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे नाम आपको याद रखने। मगध जो है, देखिए मगध का जो क्रम है उस क्रम में 4 जो वंश रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके कारण क्या हुआ कि भारत को एक अपना वैल्यू पता चल गया और लोग जो है संगठित हो गए। ठीक है, छोटे छोटे महाजनपदों में 16 महाजनपद बटा हुए थे। सोच लीजिए अगर बाहरी आक्रमण होता तो छीन जाते सब कुछ। ठीक है, तो अब देखिएगा ये देखते हुए बाहरी आक्रमण भी होगा, लेकिन मौर्य वंश के आने के कारण बाहरी आक्रमण एक सीमित क्षेत्र तक सीमित हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर देखेंगे आप तो भारत का जो प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें ये सभी राजवंश जो है मगध को फैलाने में या फिर उसके विस्तार करने में बहुत बड़ा भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, तो नाम याद रहेगा शिशुनाग वंश,
हर्यक वंश के बाद दूसरा वंश आता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा शिशुनाग वंश के जो संस्थापक है उसका नाम ही है शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग, याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा अब इसने क्या किया, शिशुनाग ने क्या किया, अवंती को मगध में मिला दिया। मतलब ये आते आते अवंती जहां के राजा थे प्रधोत, ठीक है, और उसके क्षेत्र को मिला लिया किसमें, मगध में, ठीक है। तो इस तरीके से मगध के पास जो है, अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये आते आते एक काम और किया है जिसने राजधानी बदल दी, वैशाली को कर दिया, ठीक है, राजधानी बदलकर वैशाली बनाया और उसके बाद शिशुनाग ने अवंती या उज्जैन को मगध में मिला लिया, ठीक है। तो अब समझिए मगध का जो क्षेत्र है वो दक्षिण यानी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आ गया है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिएगा, तो शिशुनाग पहला शासक रहा है शिशुनाग वंश का, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा नाम आता है कालाशोक, ठीक है। तो इसका मतलब आप एक बात ध्यान देंगे कि बौद्ध धर्म में जितने भी सभा संगति हुई है दूसरे नंबर के राजा ने किया है, ठीक है, दिख पा रहा है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि इसको अभी आगे जाकर अब मौर्य वंश में सीधे मिलेंगे आप, उसके बाद जो अशोक आएगा तीसरे क्रम पर आएगा, तो उसमें आपको यहाँ पर वो बाद में देखना है, लेकिन शुरू के दो राजा जो हैं, ठीक है, पहला आपका अजातशत्रु और दूसरा आपका कालाशोक, ठीक है। तो कालाशोक किस वंश का है, याद रखिएगा, शिशुनाग वंश का है, ठीक है। चलिए इसमें देखिएगा इसने राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र कर दिया, यानी कि स्थानांतरित कर दिया है, ठीक है। तो बस आपके दिमाग में गोल चक्कर चक्कर ऐसा चलना चाहिए, ठीक है। तो पहला समझिएगा कि पहला जो है क्या था, राजगृह, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा, दूसरा आपका बना पाटलिपुत्र, तीसरा बना आपका वैशाली, ठीक है। इस तीन क्रम को याद रखिएगा। सबसे पहला क्रम यही है जो कि शासक के द्वारा जो है अपने राजधानी का परिवर्तन कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इसके बाद आता है आपका कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था, इतना आपको याद रख लेना है जो कि आपको याद होगा, ठीक है। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया 383 ईसा पूर्व में, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद महानंदिन, ठीक है, यानी कि नंद वंश। तो यहां पर समझिएगा कि नंद वंश को अपने आप में अलग ही वंश कहा जाता है, ठीक है। ये नंद वंश जो है ये अपने आप में बहुत खतरनाक वंश था, क्योंकि इस समय जो है राजा को पागल कहा जाता था, ठीक है। पागल राजा मतलब अपने हिसाब से, क्योंकि चाणक्य जो है इसी के दरबार में होते थे। तो आगे आप पढ़ेंगे नंद वंश के दरबार में आपको चाणक्य की कहानी मिलेगी, और एक ब्राह्मण की, ठीक है, चाणक्य की बेइज्जती के बाद, ठीक है, जैसे ही उनका बेइज्जती किया जाता है उसके बाद ही समझिएगा कि एक तरीके से नंद वंश की समाप्ति हो जाती है और मौर्य वंश जो है इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, लास्ट है मौर्य वंश, कल स्टार्ट करूंगा, लेकिन फिलहाल इसको नंद वंश को थोड़ा सा याद करके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा संस्थापक का नाम क्या है, महानंदिन, ठीक है, महानंदिन नंद, याद रखिएगा। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए हैं, जिसके कारण उन्हें 9 नंद कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। दिमाग पे रहना चाहिए। हम लोग एक बात और बता दूं मैं कि जितने भी इतिहास के टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं सभी एनसीईआरटी के टॉपिक से मैच करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना आए बाद में कि आपने बोले सर यही पढ़ाए हैं, या ऐसी नौबत ना आए। तो सब कुछ बेहतर तरीके से आप पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा थोड़ा सा। तो देखिएगा कि संस्थापक है महानंदिन, और नंद वंश में कुल 9 राजा हुए हैं, जिसके कारण इन्हें 9 नंद कहा जाता था, ठीक है। इनका नाम देखिएगा, उग्रसेन, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविसाणक और दशासिद्धक, कैवर्त और घनानंद, ठीक है। इसमें केवल आपको घनानंद याद रखना है, केवल अंतिम राजा का नाम, ठीक है, घनानंद का नाम, ठीक है। तो यहां पर हम आगे देखेंगे, फिलहाल आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस किस राजा ने कौन कौन सा वंश की स्थापना की है। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की है, हर्यक वंश की बताइए, भूल गए आप लोग, बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार याद रखिएगा। बिंबिसार के बाद कौन आया है, अजातशत्रु आया है, अजातशत्रु के बाद उदयन, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद कौन सा वंश आया, हाँ शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ही है, ठीक है। और उसके बाद कौन आया है, कालाशोक, ठीक है। और उसके बाद कौन सा वंश आया है, नंद वंश, और इसकी स्थापना किसने की है, महानंदिन ने की है, ठीक है। कुल कितने शासक हुए हैं इसमें, 9 शासक हुए हैं, ठीक है। ये थे इसके बाहरी क्वेश्चन। बाहरी क्वेश्चन मतलब बहुत सरल जब क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से पूछा जाता है डायरेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर के क्वेश्चन क्या है, तो अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किस राजा ने पाटलिपुत्र जो है, निम्न में से किस राजा ने पाटलिपुत्र राजधानी स्थानांतरित किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन बनने की कितनी संभावना होती है, केवल 20 क्वेश्चन बनते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके दिमाग में पहले से ही सेटल होना चाहिए कि इस टॉपिक से 20 क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पहला तो सभी के संस्थापक का नाम आपको याद रखना होगा,
ठीक है, किसके बाद कौन आया है, क्रम याद रखना होगा, और उसके बाद आपको याद रखना है उसके नीचे जो एक फैक्ट लिखा गया है उनको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो नंद वंश के तौर पर देखिएगा, इस पे हम देखते हैं घनानंद के बारे में। ठीक है, तो घनानंद के बारे में एक बात याद रख लीजिएगा, घनानंद जो है एक पागल राजा के तौर पर जाना जाता था। पागल राजा क्यों? इसके पास सैनिक क्षमता इतनी ज्यादा थी कि पूरे भारत में किसी के पास इतने सैनिक नहीं थे। ठीक है, हाथी घोड़े वाले जो सैनिक थे, इनसे लोग डरते थे, बाहर के लोग, मतलब भारत के जो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, जो ऐसे राजा जो भारत के बाहर है, वो आपस में बात करते थे कि वहां का जो राजा है वो पागल है। ठीक है, गलती से भी उसके भूमि पे नहीं जाते हैं, वहां पर यमराज से तुरंत मतलब मिलान कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट चलते थे घनानंद के लिए। ठीक है, और यही पागल राजा ने एक ब्राह्मण का रिस्पेक्ट खराब कर दिया। कहने मतलब है कि इसी ने जो है चाणक्य के लिए, ठीक है, हाँ, विष्णुगुप्त नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम कल देखेंगे, घनानंद के बारे में 2-3 बातें हैं। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे, और मौर्य वंश जो है कल स्टार्ट करेंगे, और मौर्य वंश में पूरा का पूरा जो समय लगेगा आपको मौर्य वंश में लगने वाला है। ठीक है, तो ये था आपका महाजनपद काल, और महाजनपद काल में आपने स्टार्ट किया है मगध का उत्कर्ष। आपके दिमाग में कितना चीज बैठा है वो आप जान सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक बार जरूर इसको रिवाइज कीजिएगा, टॉपिक को जो लिखा है आपने उसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और देन फिर देखिएगा कि क्वेश्चन आपसे बनते हैं कि नहीं बनते हैं। ठीक है, चलिए।